अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्स लीडर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप में 3 स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। क्लाइंट आपके डोर स्टेप पे आता है, तब से लेके एंड तक आप जो भी उनसे कम्युनिकेट करे, यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट। आपको ऐसा ही लगना चाहिए मेरा प्रोडक्ट इज सुपीरियर देन अदर्स, एंड यू आर सपोज टू प्रूव दैट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड इज रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इमोशंस। आपको क्लाइंट के साथ रोबोटिक वे में व्यवहार नहीं करना है। यू हैव टू टॉक विथ योर क्लाइंट, यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिम, यू हैव टू समहाउ फाइंड आउट कॉमन कनेक्शंस। क्या आप सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन हो? क्या आप उस फील्ड में हो? तो ये एपिसोड आपके लिए है। मैं हूं केयूर कड़िया और आज आपके लिए लेके आए हुए एक नया पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सेल्स कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, सर्विस अपनी बेटर कैसे करें, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम क्या इंप्रूव करें, अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो तो उसमें आगे कैसे बढ़े। तो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर जय पुरोहित। उन्होंने हमको सब सिखाया है कि हमें कैसे सेल्स करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी चाहिए, कैसे हम डिजिटल क्रिएटर बन सकते हैं, कैसे हम सर्विस अपनी अच्छी कर सकते हैं। उसके बारे में आज हमने इनसे बात की है। वो काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त भी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। सर आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने स्टडी क्या किया है ना, पहले क्या करते थे? सो बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय विद्यानगर से। उसके बाद मैंने सेप्ट यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और उसके बाद मैं कंपनी में जॉब किया मैंने 3 साल, एंड लास्ट 10 साल से मैं मेरी जो फैमिली बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर आपके पापा पहले ट्रेडिंग करते थे या? नहीं, मेरे जो फादर थे पहले ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो जैसे छोटे मोटे मकान बनाते हैं। सो 1990 में उनने वो बिजनेस शुरू किया। फिर अप टू 2002 उन्होंने वो वाला बिजनेस किया जहाँ पे लोग मकान बनाते हैं। उसके बाद 2002 से लेके 2009 तक ही वॉज अ एस्टेट ब्रोकर। फिर 2009 में हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट एज अ रियल एस्टेट डेवलपर रखा, जहाँ पे हम बहुत छोटे मोटे पार्टनर थे, बट ही टुक द होल सेलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फ्रॉम ब्रोकर टू बिल्डर का जो ट्रांजिशन फेज था, दैट स्टार्टेड विद सेल्स। तो और उन्हीं के कदमों पे हम चल रहे हैं, एंड नाउ दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्टेड इन सेल्स मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मेरा स्टडी भी मैंने उसमें किया, और पिछले 10 साल से आई एम हैंडलिंग द टोटल सेल्स मार्केटिंग फॉर माय कंपनी। लेकिन वो आपने पहले सिविल इंजीनियर किया, यस। फिर आर्किटेक्ट, मतलब सॉरी सेफ्ट में आपने मास्टर्स किया इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस। टोटली टेक्निकल था वो। यस। एंड देन आफ्टर आपने सेल्स का इंटरेस्ट बताया। तो सर पहले आपका ड्रीम क्या था पहले? उसमें ऐसा था कि आई न्यू कि मुझे रियल एस्टेट में मैं जाने वाला हूँ, बिकॉज मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है दैट इज इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। और मुझे पता था कि मेरे फादर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू गो इनटू कंस्ट्रक्शन। सो मैंने सिविल किया, देन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, बट एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं कभी फील्ड पे नहीं जाने वाला हूँ। मैं खुद कभी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाला हूँ। सो आई चोज एज अ मास्टर्स कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँ। सो आई नो कि जनरल पूरा प्रोजेक्ट एक रियल एस्टेट मॉडल जो होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, मुझे वो सीखना था। आफ्टर दैट जब मैं फील्ड में आया तब मुझे पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो मैं कर ही सकता हूँ, बट व्हाट इज माय एक्सपर्टीज, बिकॉज ऑफ माय नेचर, बिकॉज ऑफ माय एक्सट्रोवर्ट नेचर है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मुझे पता चल गया कि आई कैन गो इनटू सेल्स, जहाँ पे मैं लोगों से 1-to-1 मिल सकूँ, उनसे बातचीत कर सकूँ, और मेरे में क्या था, कन्विंसिंग पावर था, दैट आई न्यू। तो मुझे पता चल गया कि आई कैन ग्रो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो आज भी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ। आई लुक आफ्टर टोटल प्रोजेक्ट, बजटिंग से लेके कॉस्टिंग से लेके सब कुछ मुझे आता है। बट जो मेरा कोर फील्ड है, जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, दैट इज इनटू सेल्स, बिकॉज आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल पर्सनली, और इसीलिए मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैंने देखा सर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका बहुत ज़्यादा डीप में जाते हो एंड बताते हो, तो आज उनके उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर सेल्स में इम्पोर्टेंस क्या है फर्स्ट? देखिए, सेल्स एक क्या है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मैं आपको बताऊं तो इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन डिफाइन इन अ शॉर्ट वे। सो बेसिकली व्हाट इज सेल्स, मैं आपको सिंपल चीज बताऊं। सेल्स होता है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, उसके दिमाग में जब वो थॉट आता है कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, आप चाहे कोई भी चीज ले लो, चाहे वो रियल एस्टेट का 1 करोड़ का फ्लैट हो या 5 रुपए की कोई चीज हो, और वो मार्केट में जाके उस चीज को परचेस करता है, तब सेल्स खत्म होता है। सो बेसिकली दिस इज सेल्स। आपका एक थॉट आना और आपको परचेस करना, उसके बीच का जो गैप है उसे कहते हैं सेल्स। नाउ सेल्स में देयर आर 3 कैटेगरीज, लो टिकट सेल्स, मिड टिकट सेल्स एंड हाई टिकट सेल्स। जो मैं जनरलाइज करता हूं, जो भी चीज 5-10 हजार से कम रुपए की है, दैट इज अ लो टिकट सेल। उसमें लोग ज्यादा सोचते नहीं है,
आप मान लो आपको घड़ी खरीदनी है, आप इतना डिटेल में उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे। अगर आपको 5-10 हज़ार की घड़ी खरीदनी है तो हाँ, अगर आप कोई बड़ी आप घड़ी की एग्जांपल ले, चाहे आप अगर मान लीजिए आप मिड टिकट सेल्स में, तो काफ़ी ब्रांड ऐसी है जिसकी घड़ी 10,000 से लेकर 50,000 लाख रुपए तक की भी आती है, तो उसमें आप थोड़ा सोचेंगे। ऐसी भी घड़ी आती है जो 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख तक जाती है, उसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग वहां पे बहुत टफ हो जाता है। सो जस्ट बाय दिस सिंपल एग्जांपल आई कैन टेल यू कि एक ही प्रोडक्ट 3 कैटेगरी में भी हो सकता है। सो थिंकिंग क्लाइंट का जो होता है वो डिफरेंट होता है, और सेल्स में कोई भी सेल्स मैनेजर हो या कोई भी सेल्स एक्सपर्ट हो, उसका काम होता है ये प्रोसेस को कंप्लीट करना और क्लाइंट को कन्विंस करना कि ये जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं दैट इज बेस्ट फॉर यू। सो दिस इज अ जनरल सेल्स प्रोसेस। तो सर जो सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोडक्ट से, यस, हम रियल एस्टेट की बात करें तो आप रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में सर कस्टमर क्या ध्यान में रखता है कि भाई मैं इधर विजिट करूँगा, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्लाइंट क्या दिमाग में रख के आता है कि भाई ये मेरे को ये चाहिए, एंड कैसे पिच करते हो आप? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट सेल्स, तो रियल एस्टेट सेल्स जो है दैट कम्स अंडर हाई टिकट प्रोडक्ट्स। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, वो मिनिमम आज आप सोच लो 25-30 लाख से कम में कुछ आपको 1 BHK भी नहीं मिलता है। नहीं, अभी 30 लाख से तो कम नहीं। So it starts from 30 lakhs, it goes up to 10 crores। अगर मुंबई जैसी बात करें तो 15-20 करोड़ के ऊपर के भी फ्लैट्स मिलते हैं। बट इन जनरल इफ वी टॉक अबाउट, तो इट कम्स अंडर हाई टिकट सेल्स। अब जब कोई किसी भी बंदा है, जैसे मैं हूं, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो आई लुक फॉर 5 थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज लोकेशन, कि मैं जहां पे प्रोडक्ट लेना चाहता हूं उसका लोकेशन कैसा है। दूसरा चीज प्रोडक्ट प्लानिंग, मतलब मैं जिस जहां पे भी मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूं वो पूरा प्लानिंग कैसा है। तीसरा चीज आता है एमेनिटीज। उसमें 2 तरह की एमेनिटीज होती है, एक होती है इंडोर एमेनिटीज, एक होती है आउटडोर एमेनिटीज। इंडोर एमेनिटीज जैसे हो गया क्लब हाउस हो गया, गेम जोन हो गया, ये सारी चीजें हो गई इंडोर एमेनिटीज। आउटडोर एमेनिटीज में आता है जैसे फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फिर गार्डन एरिया, पार्टी लॉन, ये सारा आउटडोर एमेनिटीज हो गया। एंड फिफ्थ चीज जो कोई भी क्लाइंट देखता है दैट इज प्लानिंग ऑफ द अपार्टमेंट। तो ये 5 चीजें जो होती है वो क्लाइंट हमेशा ध्यान रखता है, और जब आपका प्रोडक्ट इन 5 चीजों में खरा उतरेगा तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी होगा। बिकॉज लास्ट एक पॉइंट आता है विच इज प्राइसिंग। अब ये 5 हो गए प्रोडक्ट फीचर्स, उसके बाद आता है प्राइसिंग। मान लो किसी क्लाइंट को 5 चीज पसंद आ गई पर प्राइस सेट नहीं हो रहा है तो भी वो परचेज नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ द होल, कोई भी आदमी होता है ये 6 चीजों को देखता है, 5 फीचर्स एंड 1 प्राइसिंग। जब आपका प्रोडक्ट ये 6 चीजों पे खरा उतरेगा तभी वो क्लाइंट आपके साथ प्रोडक्ट परचेस करेगा इन रियल एस्टेट। कई बार क्या होता है सर कि प्राइसिंग की हम बात करें तो समटाइम प्राइसिंग कई लोग कम रखते हैं। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, सम एनी अदर प्रोडक्ट राइट, लाइक आईफोन एंड लाइक रियलमी, या वही फीचर्स वही चीज़ 50,000 रुपये में मिलती है, 1 लाख में भी मिलती सही है। बात। तो सर वो डिफरेंस, वो कस्टमर क्लाइंट में डिफरेंस, ऐसा माइंडसेट कैसा हो रहता है? लाइक हम देख रहे हैं कि भी 1 करोड़ का फ्लैट है एंड वही चीज़ अगर मुझे 80 लाख रुपए में मिल रही है, सही बात। तो क्या ध्यान में रखते हैं वो कस्टमर क्लाइंट के माइंड में क्या चलता है उस टाइम पे? तो जो आपका प्राइसिंग सेट होता है, जैसे मैंने आपको आगे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देयर आर 5 फीचर्स। तो आपका जो प्राइसिंग जो डिराइव होता है वो ये 5 चीजों से डिराइव होता है। पहला होता है आपका लोकेशन। अगर मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं तो मान लीजिए कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मेन हाईवे टच है, और दूसरा प्रोजेक्ट है जो हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर है। उन दोनों के बीच में लैंड प्राइस का आसमान जमीन का फर्क होगा। अभी आप कोई भी रियल एस्टेट फ्लैट की बात करें, एक पर्टिकुलर यूनिट पकड़ते हैं, उसमें 3 कॉस्ट होता है। एक होता है लैंड कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि हाईवे टच वाला लैंड होगा, 10 किलोमीटर अंदर होगा, उन दोनों में लैंड प्राइस का फर्क होगा। दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इन जनरल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिराइव होता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से सेगमेंट में आता है। इज इट अफोर्डेबल सेगमेंट, इज इट अ मिक्स्ड मिड सेगमेंट, और इट इज अ प्रीमियम सेगमेंट। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बी होता है वो वहां पे डिराइव होता है कि कौन से कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल करता है। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है बिल्डर का प्रॉफिट। मान लीजिए कि सारे बिल्डर एक ही प्रॉफिट से काम कर रहे हैं, बट आज मैं हूं, मेरा प्रोडक्ट है हाईवे टच जो एक्सपेंसिव लैंड है, और उस पर मैं प्रीमियम प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा मान लीजिए 4,500 पर स्क्वायर फीट। जो मेरा आज का प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब मान लो मेरा ही प्रोडक्ट है जो हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर है, उसमें भी मैं सेम प्रॉफिट ले रहा हूं मान लीजिए आप, बट उसमें लैंड प्राइस कम है, और वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल सेगमेंट में मैंने बनाया, उसमें अंदर मैंने प्रीमियम एमिनिटीज नहीं दिया हुआ है, तो उसका प्राइस रहेगा 3,500 पर स्क्वायर फीट। अब देख लीजिए दोनों प्रोडक्ट मेरे हैं,
दोनों प्रोडक्ट में मुझे सेम प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी मुझे उतने ही पैसे कमा रहा हूँ, वहां पे भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ। दोनों प्रोडक्ट मैंने सेम दिन लॉन्च किया है, दोनों प्रोडक्ट सेम दिन खत्म होंगे, बट दोनों की कैटेगरी अलग है, दोनों का लोकेशन अलग है, इसीलिए दोनों में 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज, अगर कोई भी सेल्स वाला बंदा होता है, अगर उसको कन्विंस करना है अपने क्लाइंट्स को कि मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मेरे कॉम्पिटिटर का सस्ता है, अगर कोई क्लाइंट आके मुझे बोले कि सर आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट तो सस्ता है और आपका प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, तो मैं ये चीज़ से उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले तो आप समझ लीजिए मेरा लोकेशन एडवांटेज क्या है, मेरा प्लानिंग एडवांटेज क्या है, मेरा इंडोर एंड आउटडोर एडमिनिटीज का एडवांटेज क्या है, मेरा फ्लैट का प्लानिंग कैसा है, एंड मेरा जो प्राइसिंग है वो क्यों ज्यादा है उससे। जब भी कोई सेल्स का आदमी, कोई भी सेल्स एक्सपर्ट ये चीज को एक्सप्लेन कर लेगा तो क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, फिर भी मैं आपके साथ परचेस करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज आई गॉट कन्विंस कि आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है। दैट्स द ओनली थिंग अ सेल्स एक्सपर्ट हैज टू डू टू सेल अ रियल एस्टेट अपार्टमेंट। कई बार सरप्राइज में हम देखते हैं कि लाइक, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हम थिएटर में जाते हैं तो 250 रुपये का पॉपकॉर्न इज अ स्मॉल, फिर 280 रुपये का मीडियम एंड 300 रुपये का लार्ज, राइट। जैसे रियल एस्टेट में कुछ कर सकते हैं हम। ये चीज रियल एस्टेट में नहीं हो सकता है, बिकॉज पॉपकॉर्न जो है इट इज अ लो टिकट आइटम, और एक्चुअली ये एक मार्केटिंग गिमिक है, इसे बोलते हैं डीकॉय इफेक्ट। सो डीकॉय इफेक्ट का काम क्या होता है कि पॉपकॉर्न में वो चाहते हैं कि आप हमेशा बड़ा वाला पॉपकॉर्न परचेज करें, इसलिए वो क्या करेंगे कि 100 ग्राम के पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 250 रुपए, 200 ग्राम के पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 280 रुपए, और 300 या 400 ग्राम पॉपकॉर्न का प्राइस रखेंगे 300 रुपए। आप क्या सोचेंगे कि मैं 250 रुपए दे रहा हूं, मुझे 100 ग्राम पॉपकॉर्न मिल रहा है, मैं 230 रुपए ज्यादा दे रहा हूं, मुझे 100 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, बट अगर मैं 20 रुपए और देता हूं मुझे 300 ग्राम और मिल रहा है। सो एक्चुअली दे वांट यू टू परचेज द लार्ज पॉपकॉर्न, इसीलिए ऐसा 3 सेट रखा जाता है, और ये हर एक जगह पे होता है, आईफोन में भी होता है। जैसे लो कॉस्ट आईफोन होता है 80,000 रुपए का, फिर आप प्रो में जाओ तो 90,000 रुपए का या लाख रुपए का होता है, फिर आप प्रो मैक्स में जाते हो तो वो सीधा 1.5 लाख रुपए हो जाता है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी इन विच दे वांट यू टू परचेज द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट जिसमें आपको सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट वो परचेज कराना चाहते हैं, इसे कहते हैं डीकॉय इफेक्ट। ये बहुत ही बड़ी इफेक्ट है जो हर जगह पे यूज होती है। इवन पेप्सी बॉटल्स आप देख लो, 200 ml की पेप्सी बॉटल आती है, फिर 1 लीटर की आती है, फिर 4 लीटर 2 लीटर की आएगी। प्राइसिंग डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, 200 ml वाली 20 रुपए की है, 300 ml वाली मान लो 500 ml वाली 40 रुपए की है, और जो 2 लीटर वाली है वो 50 रुपए की है। सो आपको लगेगा कि मैं सिर्फ 30 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ और मुझे 4 गुना पेप्सी मिल रहा है। तो ये जो डीकॉय इफेक्ट है वो हमेशा हर एक जगह पे यूज होती है, बट ये रियल एस्टेट में यूज नहीं होती, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ हाई टिकट सेल्स। ये डिफेक्ट सिर्फ लो टिकट सेल्स में यूज हो सकती है। सर, रियल एस्टेट की बात करें तो कई बार क्या होता है कि अगर हम कुछ प्रेजेंट करने बैठे हैं तो कस्टमर को हम कैसे पढ़ पाते हैं। लाइक सम टाइम होता है कि भाई वो ज़्यादा लग्जूरियस हो गया जब वो एंटर करता है हमारी ऑफिस में, राइट, तो उसको ऐसा लगेगा भाई ये बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, राइट, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। सही बात है। सही, कई बार अफोर्डेबल जो होता है, मतलब लग्जूरियस नहीं होता है ज़्यादा, हम प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, राइट। तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सो इसका एक स्ट्रेटेजी है। एक्चुअली सेल्स जो है ना वो पूरा एक स्ट्रेटेजी होता है, उसमें 0 से लेकर 7 स्टेप्स है। ये जो आता है, जो आपने जिसको क्वेश्चन पूछा, दिस कम्स अंडर फिल्टरिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि हम भी सेल्स ही करते हैं, तो सर कई बार क्या होता है कि जब हम बैठे होते हैं, पहले हम सेल्स ही करते थे, तो सर कई बार 2 BHK का घर था वो, तो 4 BHK के भी क्लाइंट आते थे, राइट, एंड कई बार कहते कि नहीं इतना बड़ा बजट नहीं, आपकी तो ऑफिस बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट, तो हमको लगा कि ये तो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी इसकी, राइट, ऐसे माइंडसेट होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टी आ जाती है। तो उसको कैसे? सो ये जो प्रॉब्लम आपने बताया कि आप 4 BHK बेचने बैठे हो, मान लो वो 1.5 करोड़ का फ्लैट है और आपके पास 50 लाख वाले क्लाइंट आ रहे हैं, सो दिस इज द फॉल्ट ऑफ द मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग का पर्पस क्या है कि लीड जनरेट करना। व्हाट इज द एंड गोल ऑफ डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग? चाहे आप होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट करो, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करो, आप डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट करो, व्हाट इज द एंड गोल? लीड जनरेशन। अब मान लो कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा 1.5 करोड़ का फ्लैट है और मेरे पास 50 लाख के आदमी आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मार्केटिंग कैंपेन में गलती है, आपने सही से लीड जनरेट नहीं किया है। तो अगर आप इस चीज को मिटाना चाहते हैं, अगर ये गलती नहीं दोहराना चाहते, तो आपको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, उसके अंदर ऐसे फिल्टर सेट करने पड़ेंगे
कि आपके पास 1 करोड़ वाले ही क्लाइंट है, अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो तो उसके अंदर फिल्टरिंग होता है। आप उस तरह से प्रेजेंट करिए, आप अपने प्राइसिंग बताइए, कोई लीड आता है उसको कॉल करके पहले ही पूछ लीजिए, या तो पहले बता दीजिए कि मेरा फ्लैट ये बजट का है, तो ही वो आपके ऑफिस पर आएंगे। आप पहले से अगर उनको नहीं बताएंगे तो कोई भी वॉक इन इंक्वायरी में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट व्हेन यू हैव अ लीड जनरेटेड, आपका किसी भी गिमिक्स के द्वारा या कोई भी पैटर्न के द्वारा अगर आपने लीड जनरेट किया हुआ है, उसमें आप ये फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग की गलती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मैनेजर की गलती है कि उसने लीड को फिल्टर ही नहीं किया है। क्योंकि सेल्स जो शुरू होती है ना, वो लीड आने के बाद शुरू होती है। उसके पहले का जो भी किस्सा होता है, जो भी काम आप करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर मार्केटिंग। सो मार्केटिंग को पावरफुल करिए तो ही आपको फिल्टर्ड लीड मिलेगी। क्योंकि इवेंचुअली क्या चाहते हैं, कोई भी डेवलपर क्या चाहता है कि मुझे 100 लोग नहीं चाहिए मेरे ऑफिस पे, मुझे 10 लोग ऐसे ला के दो जिसका बजट मेरे फ्लैट के अनुसार का है। उसके बाद वो लेगा नहीं लेगा, वो मार्केटिंग जो कर रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज यहां आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, 5 फैक्टर्स है, लोकेशन, एमिनिटीज, फीचर्स, प्लानिंग, ये और प्राइसिंग, 6 फैक्टर। ये सारा देखने के बाद अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आता है तो वो नहीं खरीदेगा। तो उसमें मार्केटिंग की गलती नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग करने के बाद जो भी मार्केटर्स है उन्होंने तो सही लीड भेजा था, उसका बजट भी था, पर उसको पसंद नहीं आया, वो बात अलग हो जाती है। बट अगर आपको मार्केटिंग पावरफुल करना है तो फिल्टरेशन जो आपका है दैट हैज टू बी पावरफुल, चाहे आप कहीं से भी लीड जनरेट करो। ओके। अब कई बार क्या होता है सर कि कस्टमर जो सामने बैठा है उसको हम हैंडल नहीं कर पाते कि उतने ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि मार्केटिंग सेल्स पर्सन, लाइक अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चले जाए एंड वहाँ पे जाएंगे तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, या तो हम अकेले जाएंगे तो 3-4 लोग सेल्स पर्सन आ जाएंगे एंड वो हमको घेर लेंगे, फिर हमको नहीं चाहिए वो भी हम ले लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे पास 3-4 लोग होते हैं, सेल्स पर्सन अकेला होता है, रियल एस्टेट में भी होता है। तो डिफरेंट कैसे करें? मान लीजिए कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर मिड टिकट। यस, राइट। तो मिड टिकट में क्या होता है कि देयर इज एन एग्रेसिव सेल होता है। आप प्रोडक्ट परचेस करने गए, मान लो मैं मोबाइल शॉप में गया, जैसे अभी रिसेंटली मैंने आईफोन 14 लिया, मैं शॉप में गया, मैं सिर्फ देखने गया था फोन, और मुझे जानना था कि मुझे फाइनल प्राइस डिस्काउंट के बाद क्या पड़ेगा। मैंने फोन देखा, डिस्काउंट ऑफर किया, फिर जैसे ही उन्होंने बोला फाइनल प्राइस मेरे को ये पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 75 में पड़ेगा, सब कुछ डिस्काउंट काट के, मैंने बोला ठीक है। द मोमेंट आई सेड ठीक है, ही वाज स्टार्टिंग टू अनबॉक्स द पैकेट, बोले मैं आपको लाइए, आपका क्रेडिट कार्ड लाइए, मैं आपका बिल बना देता हूँ, ये वो चीज। सो दैट्स एन एग्रेसिव थिंग। मैं उस दिन परचेज करने नहीं गया था, मैं उस दिन गया था सर्च करने के लिए कि मैं एप्पल शोरूम में जाता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है, मैं फोन वाले में जाता हूँ तो मुझे कितने का पड़ता है, मैं कबीर में जाऊंगा तो मुझे कितने का पड़ता है। सो आई जस्ट वांटेड टू फिगर आउट, क्योंकि फोन तो सेम ही है, मुझे कहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, मैं आई वाज जस्ट डूइंग अ सर्च। तो वहां पे क्या होता है, एग्रेसिव मार्केटिंग हो जाता है। बट दैट इज अ मिड टिकट सेल्स, तो कोई खरीद भी लेगा। अगर मुझे पता है मुझे एप्पल स्टोर से लेना है तो मैं जाऊंगा, देखूंगा और खरीद लूंगा। बट अगर मैं सर्च कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सर्च करूंगा, तो उसमें एग्रेसिव मार्केटिंग काम नहीं आता है, उसमें आपको दूसरे तरह का सेल्स करना, इट इज नॉट मार्केटिंग, इट्स अ सेल्स। सो एग्रेसिव सेल्स काम नहीं आता है, डिपेंडिंग ऑन माय नेचर। एक्चुअली जो क्लाइंट का नेचर होता है, कस्टमर का नेचर किस तरह का, वो पहले जानना समझना जरूरी है। कुछ क्लाइंट्स फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एप्पल स्टोर में जाएंगे, फोन देखेंगे, परचेस कर लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं, उनको 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए रिसर्च करने के लिए कि कहाँ पे मुझे सस्ता पड़ रहा है। मैं थोड़ा सोचूंगा कि अगर ये मेरा फोन से मेरा डेटा कैसे जाएगा, ये वो चीज़, मतलब ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ, तो मुझे 2 दिन चाहिए। तो ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा साइलेंट टाइप का आपको सेल्स करना पड़ता है, जो रियल एस्टेट में होता है। अगर हम फोन की बात ना करें, जैसे आई एम अ रियल एस्टेट डेवलपर, तो रियल एस्टेट के अंदर आप एग्रेसिव सेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बंदा जिस दिन देखने आया उस दिन नहीं खरीदेगा। आज तक कभी जिंदगी में किसी रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के केस में ऐसा नहीं हुआ है कि बंदा पहले दिन देखने आया और परचेस कर लिया चीज को। 5 से 6 महीने तो उनको लगे, मिनिमम 2, 3, 4 मीटिंग्स होती है ऑन एन एवरेज। हाँ, ऐसे कई केसेस है कि जो आया, सुबह आया, शाम को परचेस कर लिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इट इज अ लाइव केस, बट दैट्स अ वेरी रेयर अकरेंस। उनको इमीडिएटली चाहिए, तो क्योंकि वो एक्चुअली, और वो भी ऐसा नहीं है कि पहली बार आए, वो एक्चुअली अपना रिसर्च करके आए हैं। ओके, उन्होंने ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट देख लिया है, सब कुछ जान चुके हैं, शायद वो फोन पे भी आपसे बात कर चुके हैं, मे बी दे आर स्टेइंग आउट ऑफ सिटी, तो पहली बार आपकी सिटी में आए हैं, आपके प्रोडक्ट पे आए हैं, उनको देखा, पसंद आ गया और उन्होंने ले लिया। वो अपना डीप रिसर्च करके आए, तभी वो ऐसा करेंगे, ना कि नॉर्मली नहीं करेंगे। नॉर्मली रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि वो मेरे प्रोडक्ट पे आएगा, मेरे बाजू वाले के जाएगा, मेरे सामने वाले के प्रोडक्ट में जाएगा। उनका एरिया स्पेसिफिक होता है कि मुझे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में लेना है, तो उसमें 10 प्रोजेक्ट देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, उसका साइज कंपेयर करेंगे, फ्लैट का साइज कंपेयर करेंगे, प्राइसिंग कंपेयर करेंगे, एमिनिटीज कंपेयर करेंगे, फिर परचेस करेंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ आपको साइलेंटली या उसको थोड़ा सा
इजी मोड में हैंडल करना होता है। अभी क्लाइंट को हैंडल कैसे किया जाए, जो आपका मेन क्वेश्चन है। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी तो ऑफ कोर्स बड़ी नहीं थी। देन हम एक बिल्डर के पास गए थे, तो मैंने बताया कि सर ये है, आपको आधे घंटे में फ़ोन आ जाएगा सर, जस्ट आप इंक्वायरी करोगे। तो सामने 5 लोग थे और मैं अकेला था। उस टाइम पे जो आधे घंटे मुझे जो हुआ था परेशानी, प्रेशर कि क्या जवाब दूं, कैसे उनको हैंडल करूं, राइट, ऐसे पसीना छूट गया था मेरा। राइट। तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करें? सो उसमें ऐसा है कि ये जो आपने जो बोला, जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली कोई भी जो नया बंदा सेल्स में जाता है रियल एस्टेट में, उसको ये चीज होती ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन, बिकॉज क्या होता है कि लोग दूसरे बिजनेस में क्या होता है, मोस्टली 1-on-1 सेल्स होता है, बट इन रियल एस्टेट क्या होता है, लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं। कई बार लोग एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं साथ में, या फिर डेवलपर्स को लेके आते हैं, या इंजीनियर्स को लेके आते हैं, और उस टाइम पे काफी टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, काफी सेल्स के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और एज अ इंडिविजुअल अगर वो बंदा नया है तो उसको ये सारा नॉलेज नहीं होता। ये सारा नॉलेज आपको कब आएगा? व्हेन यू गो इनटू सेल्स बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, तब जाके ये चीज आती है। मैं जब पहले सेल्स में घुसा था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम होता था, बट अब नाउ एज आई एम 10 ईयर्स, मेरा 10 साल हो गया है सेल्स के अंदर ही, रियल एस्टेट सेल्स में ही, तो अब मेरे सामने 10 या 20 लोग भी बैठ जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई नो आई कैन हैंडल ईच एंड एवरी पर्सन इंडिविजुअली। अगर 2-3 लोग मुझे साथ में भी क्वेश्चन पूछेंगे, आई नो द ट्रिक्स हाउ टू हैंडल देम वन बाय वन। तो ये सारी ट्रिक्स जो है आपको एक्सपीरियंस से आती है, कोई बुक पढ़ने से या कोई कोर्स कर लेने से नहीं आता है। इट ओनली हैपन्स अगर आप रियल एस्टेट सेल्स में जाते हो और वहां पे टाइम बिताते हो। रियल एस्टेट सेल्स इज लाइक स्विमिंग। आप कितना भी थियरी पढ़ लो, आपको स्विमिंग नहीं आएगा जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे तब तक। सो इट इज लाइक दैट। तो अगर कोई भी बंदा है जो रियल एस्टेट सेल्स में जाना चाहता है तो इस बात से मत डरिए, क्योंकि ऑलवेज अगर आप नए हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई सुपीरियर तो होगा ही जो आपको गाइड करने के लिए रेडी रहेगा। तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ये सारा एक्सपीरियंस होता है। आपको एक मीटिंग ऐसा करोगे जहां पे आपको एग्रेसिवली दबाया गया है तो आपको पता चलेगा कि मुझे इसका रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है। दूसरा चीज होता है कि मान लो आपके सामने 4 या 5 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप वो एक साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको उनका एक साथ आंसर देना ही नहीं है। वेरी सिंपल टिप मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने 5 लोग बैठे हुए हैं, पांचों अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पांचों को जवाब देना ही नहीं है। 5 क्वेश्चन में से जो आपको इजी लगे उसको जवाब दीजिए, जिसका आंसर आपको आता है। ओके। फिर उसके बाद उसका आंसर देने के बाद आप पूरे कन्वर्जेशन को ऐसे ट्विस्ट करिए कि बाकी के जो 4 क्वेश्चन है जिसका शायद आपको जवाब नहीं आता है या आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, वो गायब हो जाए। बिकॉज सामने जो मीटिंग चल रहा है ना, ये लाइव मीटिंग होता है, उसके अंदर थॉट्स 1000 थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं। तो अगर आप एक इजी क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट तक चलाओगे ना, तो बाकी के जो 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। वो लोग भूल जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, लोगों को याद ही नहीं होगा क्यों मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक होता है लोगों को, इसको मैनिपुलेशन टेक्निक कह सकते हैं। आप अपने सामने बैठे 4-5 लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे सामने 10 लोग भी बैठे हैं, अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई कैन मैनिपुलेट द कन्वर्सेशन इन सच अ वे कि जो आंसर मुझे आता है या जो आंसर मैं इजी दे सकता हूं या जो आंसर मेरे लिए फेवर में काम करेगा, उसी आंसर्स को कैसे लंबा खींचा जाए और उसी आंसर में से ऐसे उस तरह से उसको आंसर देना है कि एट द एंड ऑफ जब मेरा टॉक खत्म हो, मेरा जो मैं बोल रहा हूं वो खत्म हो, तब तक उसी में से नए क्वेश्चंस क्रिएट हो जाए। तो ये क्या होता है, एक मैनिपुलेशन टेक्निक होता है जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। हाँ, वो तो या तो आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ पूरे दिन रहिए, उनकी जो मार्केटिंग होती है, वो जो कैसे सेल्स करते हैं उसमें से आप सीखिए, या तो आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए। ये 2 ही तरह से आप सीख सकते हैं इस चीज को। क्योंकि कई बार होता है सर कि 5-6 लोग बैठे होते हैं सामने एंड सडनली वो बंदा प्रेशर में आ जाता है। इट इज वेरी नॉर्मल, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। मतलब नॉर्मल जब आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो तब ये इतना प्रेशर नहीं होता है। बिकॉज अगर मान लीजिए मैं नया हूँ, मुझे सारी चीजें रियल एस्टेट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, कोई अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका मुझे आइडिया नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं जरा मेरे मैनेजर्स को या सीनियर्स को पूछ के मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, मैं नोट कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन। बट व्हेन यू आर इन नेगोशिएशन, जब नेगोशिएशन करने बैठे हो तब ये चीज नहीं चलती है। उस टाइम पे आपको काउंटर अटैक करना पड़ता है। यस। सो आपके लिए आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए, काउंटर अटैकिंग स्किल्स होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, पूरे मैन्युपुलेट कैसे करना है पूरे टॉक को, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और आपके प्राइसिंग को कैसे जस्टिफाई करना है वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स आप ऑन बाय द टाइम आप डेवलप करोगे। आप एट अ स्पॉट या 2 साल में 3 साल में आप डेवलप नहीं कर पाओगे। आपको 3-4 साल 5 साल 6 साल जब आप कंटिन्यूअस नेगोशिएशन करते ही रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी स्किल्स आप में डेवलप हो जाती है।
मतलब कोई भी एक फील्ड में रहना पड़ता है। सेल्स Yes, अगर yes. आप सेल्स में आप जाना चाहते हो तो आपको सेल्स में 3-4 साल तो आपको निकालना ही मिनिमम 5-6 साल तो मिनिमम जाना पड़ेगा, तभी आज मैं 10 साल के बाद आई कैन कॉल माई सेल्फ अ सेल्स एक्सपर्ट। पड़ेगा। अगर मैं 2 साल 3 साल में हूँ, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ सेल्स एक्सपर्ट। मुझे 5-6 साल 10 साल हो गया, मैंने आज तक मान लीजिए कम से कम 500 से 700 फ्लैट्स मैंने बेचे हैं। उसके लिए मैंने 3,000 2,000 3,000 2,000 2,500 जैसी नेगोशिएशन मीटिंग्स करी होगी। उसके लिए मैंने कम से कम 4,000 जैसे नॉर्मल क्लाइंट मीटिंग करी होगी, तब जाके आज आई कैन से कि मैं सेल्स एक्सपर्ट हूं, बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ क्लाइंट्स। कि मुझे कभी कभी बार मुझे पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, बट दैट इज ओनली बिकॉज आई बीन इन दिस सिचुएशन, बीन दिस इन इंडस्ट्री फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आज भी मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि कोई नया ही बंदा आ जाता है, कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, बट दैट हैपन्स वेरी रेयर। 10 में से 2 लोग मुझे ऐसा बनते हैं कि नए लोग मिल गए, बट 8 लोग तो मुझे पता है कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में से वैसे ही आने वाले हैं। तो ये चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। आपने कब स्टार्ट किया है ये रियल एस्टेट? सो बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ 2010 में, बट 3 years आई वॉज विथ अ रियल एस्टेट कंपनी। तो वहाँ पे कि मेरा काम था कि कंपनी का बिलिंग है, बजटिंग है, ये सारा चीज़ देखना, विच इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। PMC Yes, टाइप। बट आई स्टार्टेड एक्चुअल सेल्स इन 2013। 10 साल हो गया, सो ऑलमोस्ट आज समझो कि 10 साल हो चुका है, वेयर आई हैव स्टार्टेड एक्चुअली मीटिंग क्लाइंट्स इन पर्सन, और मैं सेल्स कर रहा हूँ। क्योंकि बंदा जो भी सेल्स कर पाता है ना, वो कंपनी आराम से चला पाता है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज कोई भी कंपनी मान लो दुनिया की, अगर आपका सेल्स नहीं हो रहा है वो कंपनी डेड हो जाएगी। अब कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी में मान लो, मैं बोलता हूँ कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन योर कंपनी, आई वुड से इट्स सेल्स। बिकॉज आप बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, कोई बोलेगा नहीं डिजाइन इज इंपॉर्टेंट, कोई बोलेगा R&D इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इवेंचुअली आपकी कंपनी चलती कहाँ से? आपने मान लो कि आपके R&D डिपार्टमेंट में दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदा डाल दिया, आपने दुनिया की सबसे अमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज कर ली, आपने दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार बना ली, पर अगर वो बिकी ही नहीं तो क्या हो गया? कहाँ से पैसा आएगा? जो आप इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा कैसे वापस करोगे? अपनी कंपनी कैसे चलाओगे? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सेल्स। अगर आपका सेल्स में मास्टरी है, अगर आपकी कंपनी का सेल्स पावरफुल है, देन योर कंपनी कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड देयर इज नो लिमिट। I can say sky is the limit if your sales is powerful, and that is the reason I take care of the sales of my company, because that is the most important thing. मैं मेरा कंस्ट्रक्शन बैक टू बैक दे सकता हूँ, मैं मेरा लैंड एक्विजिशन किसी और से करवा सकता हूँ, मैं सब कुछ किसी और से कर सकता हूँ, बट सेल्स है ना वो मेरे पास इसलिए मैं रखता हूँ बिकॉज सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, बिकॉज वहीं से मेरा पैसा आता है, वहीं से मेरा प्रोडक्ट परचेज होता है। अगर सेल्स से मेरा जो कलेक्शन आता है उसी से मैं सैलरी करता हूँ, सेल्स ही नहीं होगा तो मैं पास पैसा कहाँ से लाऊंगा? तो ये चीज़ है। क्योंकि सेल्स, वो मेरे पापा बोलते थे ऐसे कि कश्मीर में जाके तू फ्रीज बेच, वो बेच पाएगा तो तू सेल्स कर पाएगा। एग्जैक्टली। एंड तू टकले को कंघी बेचेगा तो वो सेल्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आज भी होता है, आज भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो आपने बात बोली कि जिसके सिर पे बाल नहीं उसको भी कंघी कैसे बेची जाए, तो यू नो रिसेंटली देयर इज मैंने देखा अभी कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एक कंघी आई है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक समथिंग मैग्नेटिक पावर वाली है। अगर आपके सिर पे बाल नहीं, आप उसको कंघी को घुमाते रहो तो वो बोल रहे हैं आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। मतलब इट्स लाइक अ मैग्नेटिक थेरेपी काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो यही चीज हो गया कि आप जिसके सिर पे बाल नहीं उसको आप कंघी बेच रहे हो, बिकॉज दैट वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये मैग्नेटिक पावर से आपके बाल उगेंगे। दैट्स द इवेंचुअली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो ये चीज है। समटाइम्स सर क्या होता है, जब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो वो बंदा बोलता है कि मैं 50,000 रुपये लूंगा। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, तू एक काम करे, मैं छोटा सा टास्क देता हूँ। लाइक जब सब लोग करते हैं कि भाई एक पेन ले दे, बुक ले दे, जो भी उसने जो इंटरव्यू में हॉबी लिखी होती है कि भाई मेरा ये एक्सपर्टीज है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तेरे को फोन पसंद है, चल तू मेरे को फोन बेच के दिखा। राइट। देन वो स्टक हो जाता है। सही बात। उस टाइम पे क्या करे? देखिए उसमें यही है, आप मतलब वो इंटरव्यू जो मान लीजिए कोई मुझे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं नया हूँ, कोई मुझे बोले कि ये पेन बेच के दिखाओ, तो आई नीड टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट। मुझे उस टाइम पे तो पेन बेचना नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है आप मुझे पेन दे दो, मुझे टाइम दो, 24 आवर्स में मैं आपको ये पेन बेच के दिखाता हूँ। तो व्हेनेवर यू गेट स्टक इन अ सर्टेन सिचुएशन, आस्क फॉर टाइम। जब आप टाइम मांगोगे ना, तो एट दैट टाइम उसको लगेगा कि नहीं, ये बंदा कॉन्फिडेंट है।
आप अगर वहीं पे बोल दोगे सर मैं पेन कैसे बेचूं, आपको मैं कैसे बेचूं, आपको कैसे खरीदोगे, आपने तो मुझे टास्क दिया है, तो यू स्टार्ट गिविंग ऑब्जेक्शंस, तो उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मान लो कि उस टाइम पे पेन नहीं बेच रहे हो तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप 24 घंटे बाद पेन नहीं बेच पाओगे तो भी रिजेक्ट हो जाओगे। सो व्हाई डोंट आस्क फॉर 24 आवर्स, और 24 घंटे बाद रिजेक्ट हो, आपके पास 24 घंटे मिल रहे हैं टू डेवलप स्ट्रेटेजी, टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ ब्रांडिंग फॉर दैट पेन, to develop some sort of sales pitch how to sell the pen। और जब आप 24 घंटे बाद वापस आओगे और सामने वाले बंदे को जिसने अपने पेन दिया है उसको आप जब सेल्स पिच करोगे, और अगर वो बंदा मान लो नहीं भी लेता है क्योंकि उसको खुद का पेन है, वो शायद ना भी ले, उसको वो शायद इंप्रेस ना भी हो, या आपको ऐसा ना दिखाए कि वो इंप्रेस हो चुका है, पर जब इतना एफर्ट डालते हो तो सामने वाला बंदा सोचता है कि नहीं इसने एफर्ट किया। सो इफ ही कैन डू दिस एफर्ट टू सेल जस्ट अ पेन, तो ये मेरे कंपनी के अंदर जो मेरे फ्लैट्स बेच रहा है या किसी और चीज में उसमें भी वो एफर्ट कर सकता है। सो यू जस्ट हैव टू शो कॉन्फिडेंस। जब भी आप स्ट्रक हो जाओ जस्ट शो कॉन्फिडेंस कि सर आई कैन डू दिस, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कम अप विद अ स्ट्रेटजी हाउ टू सेल दिस थिंग। उसके बाद आप 24 घंटे बाद आप स्ट्रेटजी बनाओ कि ना बनाओ, कि हल्की फुल्की स्ट्रेटजी बनाओ कि हैवी स्ट्रेटजी बनाओ, वो अलग बात हो जाती है। वो तो क्या होता है फिर बाद में ब्रेनस्टॉर्म करके यू कैन डू इट। कंपनी में भी ऐसा नहीं होता है कि आपको सौंप दिया कि जाओ पूरी कंपनी का माल आप बेचो। देयर आर टीम्स, there are branding teams, there are marketing teams, there are brainstorming teams। उन सारी टीम के साथ बैठ के आपको स्ट्रेटजी बना के फिर चीज बेचने जानी है, एंड दैट ऑल टेक्स टाइम। तो आप भी टाइम मांग लो उस टाइम पे। कभी भी जब भी आप किसी चीज में स्ट्रक हो जाओ जस्ट आस्क फॉर टाइम, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई अगर नया सेल्स वाला बंदा है, अगर कोई क्लाइंट उसको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल क्वेश्चन जो उसको नहीं पता है, तो यही कहना है सर आप मेरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर अभी नहीं पता है बिकॉज इट्स अ टेक्निकल थिंग, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, गिव मी सम टाइम, मैं आपका क्वेश्चन लिख लेता हूं, मैं मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करके, टेक्निकल इंचार्ज से बात करके मैं आपको एग्जैक्ट आंसर कल तक दे दूंगा। सो यू विल बी लाइक ओके या आई अंडरस्टैंड कि भाई तुम सेल्स के बंदे हो, तुमको कॉन्क्रीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आई नो आई विल गिव यू टाइम। बट आप वहां पे ऐसा बोल दोगे सर इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, या फिर कुछ रैंडम गलत जवाब दे दोगे, और अगर सामने वाला टेक्निकल है तो उसको समझेगा कि ये बंदा फेंक रहा है। तो आप जो सच में बोल रहे हो पूरा प्रोजेक्ट के बारे में, जो आप इंप्रेशन खड़ी करना चाहते हो, वो सारी तहस नहस हो जाएगी। सो गलत आंसर मत दीजिए, आस्क फॉर टाइम, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू टैकल द ऑब्जेक्शंस। कई बार होता है सर कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग। एब्सोल्युटली, कोई भी मैं भी आ सकता हूँ आज। मुझे भी कई बार मेरे क्लाइंट्स पूछ लेते कि आपने जो ये सैंपल है उसमें दिखाया ये वाला चीज आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, ये चीज हमने सैंपल हाउस में तो डाली हुई है, बट मुझे एक बार टेक्निकल टीम से चेक करना पड़ेगा कि इज दिस एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग इन द एक्चुअल फ्लैट और नॉट। आप मुझे कल फोन करिए, मैं कल तक आपका जवाब रेडी कर देता हूँ, या तो आप मुझे आपका क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं मेरे टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड करके उनका जो आंसर आएगा वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये चीज होती है, आज मेरे साथ भी ये चीज होता है, बट उसमें क्या होता है, द मोर यू शो पॉजिटिवनेस, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी टाइम, दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। जितना पॉजिटिव आंसर दोगे उतना ही आपके लिए इस फील्ड में ग्रो करना इजी हो जाएगा और सरवाइव करना इजी हो जाएगा। तो सेल्स को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या ट्रिक होगी, क्या रूल्स होंगे उसका? देखिए, सेल्स में जब मैं आपको अपने पॉडकास्ट में शुरू किया द व्हाट इज सेल्स, कि किसी भी क्लाइंट के दिमाग में थॉट आता है, वहां से वो परचेस करता है, उसे सेल्स कहते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्स लीडर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप में 3 स्किल्स होनी चाहिए। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। क्लाइंट आपके डोर स्टेप पे आता है, तब से लेके एंड तक आप जो भी उनसे कम्युनिकेट करे, यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस इन योर प्रोडक्ट। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट, आपको ऐसा ही लगना चाहिए मेरा प्रोडक्ट इज सुपीरियर देन अदर्स, एंड यू आर सपोज टू प्रूव दैट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड इज रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इमोशंस। आपको क्लाइंट के साथ रोबोटिक वे में व्यवहार नहीं करना है। You have to talk with your client, you have to build a relationship with him, you have to somehow find out common connections। जैसे मैं क्या करता हूँ, किसी भी क्लाइंट के साथ जब मैं बातचीत करना चाहता हूँ, I'll try to talk some random things, और मैं ये चीज फाइंड करना चाहता हूँ कि उसका और मेरा हॉबी कहाँ पे मैच होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कभी कभी क्लाइंट से बात करता हूँ, सो आई टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स जो कनेक्शन में होती है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट ड्यूरिंग द टॉक कि उसका और मेरा कहाँ पे मैच हो रहा है। या तो हमारा कोई कॉमन फ्रेंड है, या वी डू सम कॉमन एक्टिविटीज, या वी हैव सम कॉमन हॉबीज। जब मैं वो हॉबीज पे मेरा टच हो जाए, मैं फाइंड कर लेता हूँ वो चीज, और जैसे ही मैं उस चीज को फाइंड कर लेता हूँ, आई ट्राई टू कीप द सेल्स असाइड, और मैं 5-10 मिनट से उसी टॉपिक पे बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मैराथन रनर, तो अगर मैं सामने वाले को लगता है कि ही इज अ फिट गाय,
So I try to find out कि भाई you look so fit. So what do you do to keep your body so fit? He said I'm go to gym every day. और मेरा डाइट वाइट चलता है ऐसा. I'm also marathon runner. And suddenly I say okay, you are also marathon runner. Okay, I am also marathon runner. I have run more than 30 marathons. How many you have done? बोले मैंने 45 किया है. अच्छा, what was your like most toughest marathon आपका कौन सा था? वो बोलेगा यार मेरा तो मैं जब सोलंग गया था it was very tough. अरे मैं भी सोलंग गया था. So you know now I am not talking about sales. ना वो I am फ्रेंड बन talking जाते हैं about बाद में. common connection. I'm talking Yes. about what he likes, what I like, and suddenly he's excited. वो बोलेगा इस बंदे को तो मैं चाहे वो मुझे नहीं जानता है, but he's like now I know his guy. So this is how you build connection. और मैं ये चीज कर लेता हूँ, कहीं ना कोई कॉमन फ्रेंड ढूंढ लिया. बोले यार मैं बोलता हूँ कि आप कहाँ पे हो, मैं पूछता हूँ कहाँ पे हो, बोले मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ गिफ्ट सिटी में. अच्छा गिफ्ट सिटी में कहाँ पे जॉब करते हो? बोले मैं टावर 1 में है मेरा ये कंपनी. अच्छा उस कंपनी में तो मेरा एक फ्रेंड भी काम करता है, उसका नाम ये है. बोला हाँ यार वो तो मेरे बाजू में बैठता है, मेरे बाजू के क्यूबिकल में बैठता है. ओ आई नो दिस गाय फॉर बिकॉज मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. वो बोले यार मैं भी उसके साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ, हम लोग रोज शाम को चाय पीने जाते हैं. इज वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी. सो नाउ यू सी आई मेड अ कनेक्शन. सो ऐसे इस तरह से आपको कनेक्शन फाइंड करने होते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद अ क्लाइंट. थर्ड थिंग जो मैंने बोला, ट्राई टू कनेक्ट योर प्रोडक्ट इमोशनली. जैसे आपने पेन की बात की तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ताज लेक पैलेस का पेन है, ठीक है. नाउ इफ आई हैव टू सेल दैट पेन, हाउ वुड आई सेल? So I would say this is a Taj Lake Palace pen. Taj Lake Palace सबको पता है, it's a most premium property in India, one of the top premium properties in India. और जितने भी लोग उदयपुर जाते हैं उनका एक ड्रीम होता है मुझे ताज लेक पैलेस के अंदर पैर रखना है. So if I have to sell that pen, it's very easy. वो नॉर्मल पेन है, शायद वो ताज लेक पैलेस उसमें से मैं हटा दूं तो शायद वो 50-100 रुपए का पेन होगा. But I can sell that pen at 5,000 rupees. Why? I would say this is the Taj Lake Palace limited edition pen. ये आपको तभी मिलता है जब आप ताज लेक पैलेस में रुकते हो. जब मैं लास्ट ईयर जब मेरी बर्थडे पे गया था मैं वहां पे रुका था. मेरे पास ऐसे 3 पेन है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू. वो बोलेगा इट्स अ सुवेनियर, ये सिर्फ वहां पे लोगों को मिलता है. फिर मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ कि भाई ताज लेक पेन जो उदयपुर का राजा है वो इस पेन से, फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट स्टोरी लाइन कि he has developed this pen, he has write something with it, he has signed something with this pen, something like this. You can create story line which is relative. ये जो मैंने बोला it's a hypothetical story but you have to connect some sort of story to it. So उसमें क्या होगा कि वो बोलेगा यार ताज लेक पैलेस वाला सुवेनियर तो मुझे चाहिए. बोलेगा ये ले पेन, तेरे को चाहिए तो मैं दे देता हूँ. इट्स एक्चुअली 1,000 रुपये पेन, पर मैं तेरे को 500 रुपये में दे दूंगा. मुझे तो फ्री में मिला था पर तेरे को चाहिए तो मैं 1,000 रुपये लूंगा तेरे से. वो बोलेगा ठीक है सुवेनियर मिल रहा है, मैं 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ. फिर चाहे आप लो ना लो वो अलग बात हो जाती है फ्रेंडलीनेस में. बट ये एक एग्जाम्पल हुआ कि दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट टू समथिंग इमोशनली उसको बेचने के लिए. एंड द फोर्थ थिंग इफ यू वांट टू बिकम अ सेल्स एक्सपर्ट इज यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू नेगोशिएट, जो हमने आगे बात किया. यू नीड टू जस्टिफाई योर प्राइस डिफरेंस बिटवीन योर कॉम्पिटिटर एंड योर सेल्फ. आपका प्रोडक्ट और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में क्या प्राइस डिफरेंस है और वो क्यों है. जब आप वो जस्टिफाई कर लोगे तो फिर उस बंदे का बजट है, मान लो उसको 1.25 करोड़ का बजट है, उसका 1.5 करोड़ का बजट है, मेरा फ्लैट 1.5 करोड़ का है, मेरे कॉम्प्यूटर का फ्लैट 1 करोड़ का है. दैट मीन्स आई नो ही हैज अ बजट. मुझे सिर्फ जस्टिफाई ये करना है कि मैं 25 लाख रुपए मेरे क्लाइंट से ज्यादा, मेरे कॉम्प्यूटर ज्यादा क्यों ले रहा हूँ. अगर मैं वो जस्टिफाई कर दूंगा तो वो बंदा मेरा फ्लैट ले लेगा, मेरा कॉम्प्यूटर का फ्लैट नहीं लेगा, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड दैट माई प्रोजेक्ट इज मच मच मोर बेटर देन माई कॉम्पिटिटर्स. बस वही चीज मुझे प्रूव करनी है. देयर आर 4 थिंग्स. फर्स्ट, communication skill, you approach with your client. Second is relationship building. Third is make emotional connections, and fourth is negotiation skills. अगर आपके पास ये 4 चीज है then you can become an excellent sales expert. ओके सर, मैंने देखा है कि आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते हो. हाँ, तो उसका कारण क्या है? हमारा क्या होता है कि हम 2 या 3 साल में एक प्रोजेक्ट लाते हैं. बट माई कोर गोल इज नॉट टू मेक thousands of flats in गांधीनगर. मेरा काम है कि मैं 2 साल में या 3 साल में एक प्रोजेक्ट लाऊंगा. बट इवेंचुअली माई लास्ट गोल इज टू क्रिएट अ ब्रांड नेम. मैं चाहता हूं कि जब लोग विनायक का नाम सुने उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज आ जानी चाहिए कि दिस इज अ प्रीमियम प्रॉपर्टी. ओके, सो दैट्स माई गोल. तो दैट्स वाई वी डू लेस प्रोजेक्ट्स बट वी मेक इट इन अ सच अ वे. वी ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस टू एवरीथिंग. मेरे सारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होती है. सो वी ट्राई टू ब्रिंग यूनिकनेस. We try to do less products, but we try to give the most premium quality to the utmost for the utmost customer satisfaction. That's our goal. इसी रीजन से हम लोग कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, but we do so much better projects than our competitors कि एक ब्रांड नेम क्रिएट हो. कई लाइक आपने अभी 300 फ्लैट बनाए या 200 बनाए, तो वो आपके फ्यूचर कस्टमर हो गए उस तरह से ना. राइट. क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ प्रोजेक्ट खरीदे ना वो मार्केट में जाके 10 लोगों को बोले
कि मैंने 10 फ्लैट देखे अलग अलग कैटेगरी के, पर जो विनायक कॉर्टयार्ड मैंने फ्लैट देखा, ऐसा फ्लैट मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है, और इसीलिए मैंने वहां पे लिया है। जब वो 10 लोगों को जाके ऐसा बोलेगा, तो वो 10 लोग जो सुनेंगे ना, वो मेरी लीड हो जाएगी। दे कैन टर्न इनटू माय कस्टमर्स। सो मैं जिसको फ्लैट बेचता हूं, दे आर डूइंग माय मार्केटिंग फॉर मी, बिकॉज इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। अगर मैं टिपिकल प्रोडक्ट बनाता, तो कोई भी बंदा आके बोलेगा ऐसा प्रोडक्ट तो 10 और बिक रहा है, मैं आपके पास क्यों खरीदूं? सो ऑलवेज नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस, कि कोई मुझे ये क्वेश्चन पूछे कि मैं आपके पास क्यों खरीदूं, उनसे क्यों ना खरीदूं, तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। सो दैट्स द रीजन वी फोकस ऑन यूनिकनेस एंड लेस प्रोडक्ट्स। अभी तक जितनी भी हमने बात की तब से मैं वो नोटिस कर रहा हूँ कि आप सेल्स की बात कर रहे हो, लेकिन आप खुद एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाते हो, तो Yes. प्रोडक्ट आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी, ट्रस्ट, एथिक्स, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल एस्टेट डेवलपर अगर बनना है, ग्रो होना है, सो ये सारी चीजें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या ध्यान में रखते हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले? देखिए, प्रोडक्ट रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि मैं आज प्रोडक्ट कोई भी डिजाइन करता हूँ, तो मेरे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे कस्टमर को फीडबैक एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, इन तीनों को मैं ध्यान में रखते हुए मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि रियल एस्टेट में कैसा होता है, मैं फ्लैट डिजाइन करता हूँ, मैं प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ, मैं लोकेशन चूज करता हूँ, मैं प्लान मेरे हिसाब से बनाता हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो यू सी, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं लोकेशन भी मैं परचेस करूँ, डिजाइन भी मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, प्लान भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, और मुझे कन्विंस आपको ये करना है कि मैंने जो फ्यूचर देखा, मैंने जो विजन किया, वो आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। सो दिस इज द गोल ऑफ सेल्स एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट। तो ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजों को बेस्ट करना पड़ता है। अभी मैं अगर कोई भी लोकेशन खरीदता हूं, तो अगर मैं कोई घटिया लोकेशन खरीदूंगा, तो मैं वहां पे बेच ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको कैसे कन्विंस करूं जब मुझे ही कन्विंस नहीं लग रहा है वो लोकेशन? अगर मैं कोई प्लान सेट कर रहा हूं, मुझे ही पसंद नहीं आ रहा, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? अगर मैं इंडिविजुअल जो फ्लैट का प्लानिंग है, एमिनिटीज है, वो मैं डिजाइन कर रहा हूं, अगर मुझे ही पसंद नहीं है, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? तो सबसे पहले मैं वो चीज ध्यान में रखता हूं कि मेरा लोकेशन, मेरा प्लानिंग, मेरा एमिनिटीज ऐसा हो जो मुझे पसंद आए। बिकॉज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन कन्विंस यू दैट आई नो टू बाय अ प्रॉपर्टी इन माय प्रोजेक्ट। मतलब सेल्स तभी इंपॉर्टेंट होगी जब आपकी प्रोडक्ट परफेक्ट होगी। यस, देखिए, प्रोडक्ट परफेक्ट होना भी इतना जरूरी नहीं है। 19-20 चलेगा। हाँ, वो तो होता आई एम है। नॉट सेइंग माय प्रोडक्ट इज परफेक्ट, आई एम सेइंग माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन गांधीनगर। लाइक आईफोन है तो आईफोन में बैटरी का इशू रहता है। हाँ, सो कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट 100% तो नहीं आप होता। बोलो टेस्ला की गाड़ी परफेक्ट है, पर वो 400 किलोमीटर के बाद रुक जाती है, चार्ज करना पड़ता है। जब मैं मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा, तो आई कैन गो फॉर 100,000 किलोमीटर्स। इलेक्ट्रिक कार्स में अभी क्या, नॉट टेस्ला बट इलेक्ट्रिक कार्स में क्या प्रॉब्लम है? दे आर परफेक्ट, दे आर सेइंग इट्स अ परफेक्ट, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए इट इज वेरी गुड। बट व्हाट इज द ट्रूथ? जब आप उसकी बैटरी बनाते हो, वो तो आपका जो बैटरी बनाने का जो भी आपका मटेरियल आता है, उसके लिए आपको कितना सारा खुद काम करना पड़ता है, आपको माइंस करनी पड़ती है, माइन डिगिंग करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशंस। तो प्लस आपको 250-400 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, उसके बाद आपको वापस चार्ज करना। अगर मुझे 1000 किलोमीटर जाना है, तो मैं इलेक्ट्रिक कार लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप आपको हर 2 किलोमीटर पे मिल जाएगा, पर कार स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। पेट्रोल 2 मिनट में भर जाएगा, चार्जिंग मुझे 8 घंटा करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो नन ऑफ द प्रोडक्ट इज परफेक्ट। पेट्रोल में भी ऐसा है कि भाई एवरेज कम देता है, कॉस्टिंग ज्यादा आता है, तो ये सारा चीज है। नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट, बट एटलीस्ट योर प्रोडक्ट शुड बी इन द टॉप कैटेगरी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन योर कॉम्पिटिशन। दैट्स द इवेंचुअली योर गोल शुड बी। बिकॉज 1 2 3 ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आप टॉप 3 में है, देन यू कैन क्रिएट अ परफेक्ट ब्रांडिंग विच कैन हेल्प यू इन सेल्स, फास्टर रिटर्न्स एंड फास्टर रोटेशंस। सेल्स के लिए मार्केट समझना जरूरी है। बहुत कई कबार क्या होता है सर कि जो ट्रेंड में होता है वो भूल जाते हैं हम। कई कबार जो हमारे पास यूनिक होती है वो मार्केटिंग ही नहीं करते उसका। सही बात। देन वो कोई विजिट करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई ये तो तेरा प्लस पॉइंट है, ये तो दिखा। तो वो सेल्स एक्सपर्ट जो होता है, सेल्स मैनेजर जो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट का सबसे यूनिक पॉइंट क्या है वो एक्सप्लेन करना है। दूसरा चीज, आपको मार्केट ट्रेंड ध्यान में रखना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गांधीनगर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ट्रेंड आ रहा है, अगर अपर कैटेगरी के फ्लैट्स का ट्रेंड आ रहा है, तो मुझे वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बिकॉज आज का ट्रेंड जो मैं सेट करता हूं, मैं आज का जो फ्लैट बनाता हूं, वो 30 साल चलेगा। सो ऐसा नहीं है जैसे आईफोन में या फोन में क्या होता है, गाड़ी में उसकी लाइफ इज व्हाट 2 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, उसके बाद आप चेंज कर दोगे, अपडेट आ जाता है उसका। बट फ्लैट आप आज परचेस करोगे, आप 5 साल में चेंज नहीं कर पाओगे। वो 10 साल 15 साल, कई लोग तो 30 साल से एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइफ स्पान होता है वो 30 से 40 साल का होता है किसी भी बिल्डिंग का। तो ये प्रोडक्ट जो मैं आज बना रहा हूँ वो 40 साल चलने वाला है।
तो मुझे इतना ज्यादा फोरकास्ट करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं आज बना रहा हूँ वो 40 साल के बाद भी ट्रेंड में होना चाहिए, या कम से कम 20 साल के बाद तो ट्रेंड में होना चाहिए, जब क्लाइंट फ्लैट रीसेल करने जाएगा इस चीज को। मान लीजिए 10 साल या 15 साल के बाद वो रीसेल करेगा, तो आज नहीं तो 15 साल के बाद भी मैं जो आज चीज बना रहा हूँ वो ट्रेंड में होनी चाहिए। तो मुझे मार्केट के हिसाब से चीज बनानी पड़ती है, उसके हिसाब, और नॉट टूडेज मार्केट, फ्यूचर मार्केट के हिसाब से। तो ये सारा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है आपको, R&D तो ऑफ कोर्स वो करनी ही पड़ती है। यस सर, वो बात ये थी कि कई बार क्या होता है कि लाइक मैं आईफोन के स्टोर में चला जाता हूँ, तो वहाँ का एटमोसफियर ही ऐसा होता है कि मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। सही। कई बार ऐसी अदर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या ऐसी दुकान में चला जाता हूँ, ये जस्ट एग्जांपल है, राइट, कि वहाँ पे मैं 5 मिनट भी नहीं खड़ा रहता। सही बात है। उस एटमोसफियर को कैसे चेंज करें? सी एम्बियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग। अगर आज मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, अगर मेरा ऑफिस बहुत ही छोटा, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट की बात करूँ, अगर मैं कंटेनर ऑफिस लेकर बैठूंगा और वहां पे मैं 1 करोड़ का फ्लैट बेचूंगा, तो मुझे पता ही नहीं बिकना है, बिकॉज लोग आएगा बोला 5 लाख के कंटेनर में बैठे और 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो। तो मुझे एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है, मुझे सैंपल हाउस जो आप बैठे हैं अभी वो क्रिएट करना पड़ता है, मुझे ऑफिस क्रिएट करना पड़ता है, जहां पे इनिशियली मैं 1-2 करोड़ रुपए डाल देता हूँ ये सब डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर से मुझे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचना है। तो एम्बियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी जो चीज आप बेच रहे हो उसके हिसाब से आपका एम्बियंस होना चाहिए। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब सुपर मार्केट में चले जाओ तो उसका एम्बियंस अलग होता है। Yes. आप किसी नॉर्मल शॉप में चले जाओ उसका एम्बियंस अलग होता है। चीज तो पॉपकॉर्न तो, अरे लेस का पैकेट तो वहीं पे भी बिकता है, यहाँ पे भी बिकता है, बट लोग प्रीफर करते हैं यार मैं जाऊँ हाइपर सिटी में, थोड़ा मजा आएगा, एसी वाला माहौल होता है, मॉल वॉल है, थोड़ा घूम के भी आएंगे फैमिली के साथ और परचेज भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। अगर मुझे लेस का पैकेट मैं पान की टपरी से भी खरीद सकता हूँ, बट वहां पे मैं फैमिली को लेके नहीं जाऊंगा। सो एम्बियंस इज इंपॉर्टेंट। योर इवन जो सेल्स लोग होते हैं उनका जो बर्ताव होता है, उनका जो अपीयरेंस होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और आप मान लो इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड, अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इफ यू आर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल, तो सामने वाला बंदा आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग हम सब पहचानते ही हैं। तो मार्क जुकरबर्ग क्या है कि आज वो कुछ भी पहनेगा, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। वो ग्रे टी शर्ट पहन के हर कोई मीटिंग में चला जाएगा, अपनी ऑफिस में चला जाएगा, या फिर कोई सेल्स मीटिंग में भी चला जाए, नोबडी क्वेश्चंस हिम बिकॉज ही इज अ ब्रांड नेम। तो एक बार आप ब्रांड नेम बन जाओ, उसके बाद आप कुछ भी करो, आपको कोई नहीं पूछेगा। बट इफ यू आर अ बर्डिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एक्सपर्ट आप बनना चाहते हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे ड्रेस में आओ, यू नीड टू हैव अच्छा हेयर स्टाइल। फिर आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पियर्सिंग करे हुए हो, कोई टैटू वैटू करे हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, थोड़ी ऑफ लगती है लोगों को यहाँ पे, स्पेशली इन इंडिया पीपल डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर जब ये देखते हैं तो लोग उसको प्रोफेशनल नहीं समझते हैं। सो ट्राई टू कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें ना हो, यू आर वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड। दूसरा चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव आल्सो फ्रेगनेंस, मतलब आप अच्छा सा स्प्रे छांट के आइए, ताकि क्या होगा कि द होल सराउंडिंग, द होल एटमोस्फियर शुड फील गुड। मैं तो बोलता हूँ हम ऑफिस में भी यू शुड कीप एयर फ्रेशनर्स एंड ऑल, बिकॉज एम्बियंस आपका वहीं से क्रिएट होगा। अगर आपने कैंडल्स जलाए हुए हैं, तो जब लोग, कोई भी कस्टमर किसी भी एनवायरमेंट में जब एंटर होता है ना, तो उसका वाइब्रेशन वो फील करता है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। और तो अनलेस योर ऑरा इज मैचिंग, आपका ऑरा और आपके क्लाइंट का ऑरा अगर मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसको लगेगा मैं भागू यहाँ से। और अगर ऑरा मैच हो गया तो वो बोलेगा 1 नहीं या 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा 5-10 मिनट ही होंगे और अपने 1.5 घंटा निकाल दिया। आप भी, हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जाते हैं, अगर कोई बंदा सामने से आता है तो अचानक से लगता है कि यार ये बंदा आ गया, मजा आएगा इस पार्टी के अंदर। और अगर वो बंदा नहीं आया और कोई दूसरा बंदा आ गया, बोलेगा ये कहाँ से आ गया यार, अब तो पार्टी का पूरा मूड खराब हो जाएगा। सो दैट इज योर प्रेजेंस, दैट इज योर पर्सनालिटी, दैट इज योर ऑरा। सो एज अ सेल्स एक्सपर्ट यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस एंड ऑरा कि लोग आपके साथ आना मिलना पसंद करें। कई बार सर कई लोग होते हैं जो ओवर दिखाते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है ना, ये जो है वो सबसे बेहतर है, वो सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है। सही बात है। तो बाद में हमको पसंद ही नहीं आएगा ना। यस, सी द कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। जो आप पॉइंट बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ सेल्स एक्सपर्ट यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल आई नेवर से कि माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट, आई ऑलवेज से माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट। व्हाट डज दैट मीन? दैट्स अ छोटा सा ही वर्ड बीच में मैंने ऐड किया, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। दैट मीन्स आई एम एक्नॉलेजिंग कि मेरे जैसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में है, तो माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जो 100 में से 3 को, जो आप टॉप 3 जैसे कहते हैं, उसमें मेरा प्रोडक्ट आता है। बट आई नेवर से माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन। क्लाइंट मुझे पूछेगा कि व्हाई योर प्रोडक्ट इज
क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि भाई वाई योर प्रोडक्ट इज बेस्ट, मैं बोलता हूँ कि हाँ, माई प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से बिकॉज ऑफ दीज आर माई यूनिकनेस एंड आई प्रूव माई यूनिकनेस. जब तक मैं मेरे पॉइंट्स को प्रूव नहीं करूंगा, सामने वाले को लगेगा आई एम एरोगेंट एंड आई एम ओवर कॉन्फिडेंट. बट इफ आई प्रूव माई पॉइंट, इफ आई प्रूव देम कि माई प्रोडक्ट इज वन ऑफ द टॉप 3 इन गांधीनगर और अहमदाबाद, उसको लगेगा दिस बंदा ये कॉन्फिडेंट है एंड ही इज लॉजिकली प्रूविंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट ही इज सेइंग. सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट विद प्रूफ, but don't be overconfident without proof. This is the fine difference. There is a fine line between these two things. मैं ऐसा ही बोला करूँ, जैसे पेपर में दिखते हैं नंबर 1 बुक इन द, लाइक हम देखते हैं ना, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक या नंबर 1 प्रॉपर्टी या नंबर 1 कार. Don't say you are number 1 because there are other people who are better than you and we know that. When we see that you are claiming to be number 1, I know you are just trying to play a gimmick and you are lying. Because number 1 कैसे हो गया? आपके अगर प्रोडक्ट में 10 फीचर्स है, उसमें से अगर 5 फीचर्स में आप नंबर 1 हो, बट रेस्ट ऑफ द 5 फीचर्स में कोई और नंबर 1 है, तो वो भी तो नंबर 1 हुआ. सो देयर इज नो सच थिंग एज नंबर 1 और आई एम देन द टॉप. ऑलवेज से दैट माय प्रोडक्ट इज गुड, माय प्रोडक्ट इज बेस्ट इन द, माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स या प्रोजेक्ट्स इन द पर्टिकुलर एरिया और सिटी और स्टेट. आप ऐसा क्लेम करिए और देन यू प्रूव इट कि किस किस पॉइंट्स में मेरा प्रोडक्ट है जो बेस्ट है. और आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि अगर आपको इससे बेटर कहीं पे मिलता है तो मुझे लिख के लाइए. मैं क्लाइंट को ऐसा बोलता हूँ कि सर दीज आर माय टॉप 10 थिंग्स, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट मेरे इस चीज से ऊपर है या नहीं. वो अगर ले आएगा तो आई एक्सेप्ट कि ओके आपकी बात बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट मेरे से बेटर है इस कैटेगरी में, पर बाकी के 9 कैटेगरी में तो मेरा प्रोडक्ट बेटर है. सो जस्ट प्रूव इट लॉजिकली व्हेन यू वांट टू प्रूव दैट योर प्रोडक्ट इज बेस्ट. सर आपके अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए. सो करंट जो मेरा प्रोजेक्ट है इट इज नेम्ड विनायक कोर्टयार्ड, जो गांधीनगर में पीडीपीयू यूनिवर्सिटी के बाजू में आ रहा है. नाउ इट हैज अ बिगेस्ट लोकेशन एडवांटेज उसका ये है कि इसके सामने 14 लेन हाईवे है और गिफ्ट सिटी का जो मेट्रो बन रहा है मोटेरा से लेके गिफ्ट सिटी तक का, उसका जो मेट्रो स्टेशन है यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, वो बिल्कुल मेरे प्रोजेक्ट के सामने है. सो दिस इज द बिगेस्ट लोकेशन एडवांटेज आई हैव करंटली इन माई प्रोजेक्ट. सेकंड जो मेरा प्लस पॉइंट है दैट इज माई जनरल लेआउट. मेरे प्रोडक्ट का जो एरिया है दैट इज 2 लाख स्क्वायर फीट. इसमें मेरा जो बिल्डिंग खड़ा है, जहां पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो ओनली 50,000 स्क्वायर फीट है. सो 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया इज ओपन टू स्काई, जहां पे हमने लैंडस्केपिंग करके गार्डन बनाया हुआ है. ओके. सो इट हैज 75% ओपन स्पेस which nobody else is giving in Gandhinagar and Ahmedabad. I can claim that because I know there is no other product with 300 flats who is giving such a huge openness, and I am openly claiming that, and nobody yet today, आज तक किसी ने मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिखाया जो मेरे से ज्यादा ओपननेस दे रहा है. थर्ड माई बिगेस्ट पॉइंट इज मेरा जो गार्डन एरिया है, सेंट्रल गार्डन, जो मेरा नाम प्रोजेक्ट का नाम कोर्टयार्ड क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्टयार्ड? कोर्टयार्ड इज एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय द बिल्डिंग्स. ओके. मेरा जो सेंट्रल गार्डन एरिया है वो 60,000 स्क्वायर फीट का है. अगर मैं आपको एक टेक्निकल टर्म बताऊं तो मेरे गार्डन के अंदर, अगर मैं आज मेरे गार्डन के अंदर एक स्कीम बनाने जाऊं तो 300 फ्लैट का स्कीम तो मेरे गार्डन के अंदर ही बन सकता है. 150 से 200 फ्लैट का स्कीम, नॉट 30. अभी कितने यूनिट है? अभी मेरे टोटल प्रोजेक्ट में 300 यूनिट है. ओके. बट मेरे सिर्फ गार्डन के अंदर 300 यूनिट बन सकते हैं अगर मैं नया स्कीम मेरे गार्डन में डालूं तो. हाँ ओके. तो मैं अभी समझ पाया कि 600 से 700 तो आप बना ही सकते थे आराम से, बट आई एम नॉट मेकिंग दैट. सो इतना बड़ा गार्डन एरिया आई एम गिविंग. द थर्ड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज माई इंडोर एमिनिटीज. हमारे पास बैडमिंटन, टीटी रूम से लेके मल्टीमीडिया रूम से लेके लाइब्रेरी है, स्नूकर रूम है, कार्ड रूम है, वर्क फ्रॉम होम स्टेशन है, टॉडलर प्ले एरिया है. ये सारी मेरी इंडोर एमिनिटीज है. आउटडोर एमिनिटीज में मेरे पास फुटबॉल ग्राउंड है, स्केटिंग रिंग है, फुटबॉल ग्राउंड है. यस, फुटबॉल ग्राउंड है, फिर बॉक्स क्रिकेट है, फिर 500 मीटर लॉन्ग रनिंग ट्रैक है मेरी स्कीम के अंदर, 500 मीटर, विच इज इवन लॉन्गर देन ओलंपिक साइज रनिंग ट्रैक. मतलब जो स्टेडियम में रनिंग ट्रैक होता है उससे बड़ा रनिंग ट्रैक सिर्फ मेरे स्कीम के अंदर है. सो दीज आर द यूनिक थिंग्स विच नोबडी एल्स इज गिविंग. ओके. उसके बाद जब मेरा प्लानिंग का बात आता है तो इंडिविजुअल प्लान्स, जो मेरा प्रोडक्ट, जो मैंने फ्लैट सेट किए हुए हैं, उसके जो यूनिक फीचर्स है वो अलग है. सो दीज आर द 5 जो मैं आपको पहले ही बोला था पॉडकास्ट में कि योर प्रोजेक्ट शुड बी गुड इन द 5 एस्पेक्ट्स: लोकेशन, प्लानिंग, indoor amenities, outdoor amenities, and your individual apartment planning. So because I can say that my product is one of the best project in all the 5 categories, that's why I claim to be that my project is one of the best in Gandhinagar. And it is the most premium project because of the quality what we are giving. We are using only A grade material, A plus grade materials we are using in construction of the particular scheme. So that's why I am say that
This is one of the best, and if somebody is interested, they should definitely visit this product. Like, if they like, they don't like, the pricing match or not, वो पूरा separate चीज हो गया. But if they want to see something unique, if they want to see a project that can blow their mind, तो वो यहाँ पे आके ये प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हैं. लाइक मैंने देखा कि जब मैं ऊपर आ रहा था सैंपल हाउस में, तो ओपन स्पेस तो बहुत ही थी. बहुत ही ओपन स्पेस है, इतना ओपन स्पेस अच्छा कहीं पे लगा. भी नहीं है. Actually, we are calling it a resort lifestyle. That's the reason. Okay. We are not calling it an apartment scheme or a flat scheme. We call it a resort lifestyle because जो लैंडस्केपिंग है मेरा 1,50,000 स्क्वायर फीट का, वो पूरा मैं एज अ रिजॉर्ट की तरह उसे डेवलप कर रहा हूँ. रिजॉर्ट के अंदर हट्स होते हैं, बंगलोज होते हैं. वी आर मेकिंग अपार्टमेंट्स, बट जो लैंडस्केपिंग है दैट इज लाइक अ रिजॉर्ट. दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट अ रिजॉर्ट लिविंग. एक लास्ट क्वेश्चन है सर. हमने प्रोडक्ट बना दी, सेल्स कर दिया. सेल्स के बाद एक बड़ा फैक्टर आता है सर्विसेज. यस, लाइक मैंने अभी एक PS5 गेमिंग लिया, राइट. तो मैंने जब लिया तो डिस्क रन नहीं हो रही थी. तो मैंने क्रोमा में गया, बताया उनको, तो उन्होंने रिप्लेस कर दी. राइट. वही दूसरी बार भी सेम इशू हो रहा है, वही मैं कल लेके आया. लेकिन क्रोमा में जब जाता हूँ तो उनकी सर्विसेज अच्छी होती है. राइट. तो मेरे को क्या है कि थोड़ा वो प्रोडक्ट के मामले में ऐसा हो जाता है कि भाई मेरे को रिफंड दे दो, प्रोडक्ट बकवास है. राइट. लेकिन मैं क्रोमा में जाता हूँ तब ऐसा लगता है कि नहीं, चलो ये एफर्ट डाल रहे हैं, राइट. राइट. इनमें कुछ अच्छा है. तो वो सर सर्विस के बारे में कैसे, क्योंकि गुडविल तो बाद में ही क्रिएट. बिल्कुल बिल्कुल. सर्विसेज ही अगर नहीं देंगे तो फिर बाद में तो वो दिक्कत आ जाएगी. देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा, इट इज अ वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन. देखिए, उसमें क्या है, क्रोमा इटसेल्फ डजंट मेक PS5, राइट. दे आर जस्ट अ मीडिएटर. तो अगर आपका प्रोडक्ट खराब है, आप क्रोमा में जाते हो, अगर वो लोग आपको अच्छी सर्विस देते हैं, तो यू नो कि भाई इनके हाथ में क्या है. प्रोडक्ट उनके गोडाउन से आ जाता है, इनको बेचना है, सर्विस देना है, यही इनका काम है, और वो 100% अपना काम कर रहे हैं. प्रोडक्ट खराब है, आपको गुस्सा भी आ रहा है कि मैं जितनी बार लेके आता हूँ, डिस्क डालता हूँ, चलता नहीं है, बट यू आर नॉट एंग्री ऑन क्रोमा, यू आर एंग्री ऑन PS5. ओके, यस. क्योंकि प्रोडक्ट फॉल्टी है, उसमें क्रोमा की तो गलती है नहीं. क्रोमा वाले ने तो ओपन बॉक्स आपको अनबॉक्सिंग वही किया था, वो तो पूरा बन के पैकिंग होके कंपनी से आया है. सो दिस इज द थिंग, इफ योर प्रोडक्ट इज फॉल्टी, वो बार बार गलती हो रही है, बट इफ यू गिव गुड सर्विस, इफ यू हैंडल योर क्लाइंट्स प्रॉपरली, इफ यू आंसर देयर क्वेरीज प्रॉपरली, तो उसका आपकी कंपनी पे ट्रस्ट बना रहेगा. नाउ लेट्स टेक इट इन रियल एस्टेट में. कैसे होता है? सो रियल एस्टेट में ऐसा है कि मैं आज फ्लैट बनाया, मैं अभी फ्लैट मेरा बन रहा है और कस्टमर फ्लैट ले रहे हैं, मैं उनको कमिटमेंट दे रहा हूं, प्रीमियम क्वालिटी दूंगा, वो मेरे पे ट्रस्ट करके यहाँ पे फ्लैट ले रहे हैं. उनको फ्लैट तो देखा नहीं उन्होंने अभी तक. फ्लैट जब रेडी होगा 3 साल के बाद, तब वो रहने आएंगे. सो मेरी कस्टमर सर्विस वहां से शुरू होती है कि अगर मैंने जो कमिटमेंट दिया है कि मैं अच्छी टाइल्स डालूंगा, अच्छे नल डालूंगा, अच्छी पाइपलाइन होगी, ये सब कुछ होगा, अगर मान लो वो रहने आने के बाद कुछ उनको फॉल्ट होता है, कहीं पे टाइल्स टूट गई या दीवार में से लीकेज हो रहा है, ये सारी चीजें जो होती है, अगर मैं ऑन द स्पॉट उसे रिजॉल्व कर देता हूं, तो वो समझ जाएंगे कि क्योंकि पाइप मैंने खुद तो डाली नहीं है, टाइल्स मैंने खुद तो डाली नहीं है, टाइल्स मैंने बनाई नहीं है, मैं भी कहीं से लाया हूं टाइल्स. तो उनको भी पता है कि भाई जय भाई ने पाइपलाइन नहीं किया है, वो तो प्लम्बर ने किया है, बट प्लम्बर की गलती है. बट नाउ जय भाई बोल रहे हैं कि इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, आप चिंता मत करिए 24 आवर्स में. सो मैं भी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, क्योंकि फ्लैट मैं प्रोडक्ट करता हूँ, पर मैं खुद तो फ्लैट बनाता नहीं हूँ, मेरे एजेंसीज हायर करी हुई बनाने के लिए. तो सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर सेल्स सर्विस में आप ये जो है, कुछ भी अगर गलती होती है, आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए. लाइक रियल एस्टेट में होता है कि भाई सर आपको रेंट पे भी चढ़ाना पड़ेगा. हाँ. आपको ये करना पड़ेगा, लोन का ये आपको देखना पड़ेगा, आपको बेचना पड़ेगा. सम इन्वेस्टर होते हैं, सब कुछ होता है. मतलब मेरा बुकिंग लेने के बाद मुझे उनका लोन भी करवाना है, उनके साथ कम्युनिकेशन में भी रहना है, उनको प्रोडक्ट जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है वो भी दिखाना है, कल उठ के उनको रेंट पे देना है वो भी मुझे करना है, इन्वेस्टर्स का फ्लैट रीसेल करना है वो भी मुझे करना है. तो आई गिव ऑल द A to Z सर्विसेज, वन डैश सॉल्यूशन. तभी क्लाइंट फ्री हो जाते हैं. मेरे पास NRI क्लाइंट्स भी है, वो मुझे ट्रस्ट करके क्यों मेरे साथ फ्लैट लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जय भाई सब कुछ कर लेंगे, अपने को देखने की जरूरत नहीं, पैसा भेज दो. तो ये चीज़ है. तो आपको अगर आप अच्छी सर्विसेज दोगे तो क्या होगा, आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगा. वो क्लाइंट 10 जगह पे जाके बोलेगा कि भाई आपको फ्लैट लेना है तो एक बार जय भाई से मिल लेना. वहां पे सेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको गलत आपको राय नहीं देंगे, वो आपको अच्छी जगह ही भेजेंगे. अगर उनके वहां पे सेट नहीं होगा, आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखा देंगे या उनके कोई रेफरेंस में प्रोजेक्ट दिखा देंगे. बट ट्रस्ट जय भाई, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर. तो ये चीज होती है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, वो तभी होगा व्हेन यू गिव गुड कस्टमर सर्विस. और उसके साथ
अगर आप अच्छी सर्विस देते हो तो वो आपका रेफरेंस देंगे विच विल जनरेट लीड फॉर यू, तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो आपने अच्छा माल बेचा, अच्छा सर्विस दिया, वो आप 10 जगह पे जाके बोलेंगे, वो 10 बंदे आपके क्लाइंट बन जाएंगे, लीड बन जाएगी, वो आपके साइट पे आएंगे, उनको आप हैंडल करेंगे, वो लोग परचेस करेंगे, वो क्लाइंट बन जाएंगे, वो रेफरेंस देंगे। तो ये चक्कर आपका चलता ही रहता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैं ब्रांड नेम कैसे क्रिएट करूं। ऐसे होता है ब्रांड नेम क्रिएट, एक साल में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता है। ये चक्कर आपका जब घूमता रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, देन योर ब्रांड नेम विल कम इन द मार्केट। उस जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसका इतना ज़्यादा ब्रांडिंग कर देते हैं, लेकिन जो माउंट टू माउंट मार्केटिंग होता है वो अनदर लेवल होता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑन द स्पॉट क्लाइंट यूज कर रहा है, उसमें आप ब्रांडिंग करो इतना बड़ा बड़ा, दैट मेक्स सेंस। बट व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट आफ्टर 3 to 4 years, उसके लिए आप ताम झाम कर रहे हो, फुल ऑन मार्केटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसा 100-200 और करोड़ 2 करोड़ रुपए डाल रहे हो ब्रांडिंग के अंदर, बट अगर आप प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं दे रहे हो तो वो सब चीज जो आपने करी उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर क्लाइंट आपको फोन करता है और आप बोल रहे हो यार अपॉइंटमेंट लेके आना, या अभी मुझे कॉल मत करो, मेरे सेल्स मैनेजर को कॉल करो, मेरे को क्यों कॉल कर रहे हो, आई एम अ डेवलपर, तो वो बंदा आपके साथ फ्लैट ही नहीं लेगा। आई एम अ डेवलपर, मैं खुद कॉल हैंडल करता हूँ। क्लाइंट मुझे फोन करके पूछता है कि सर हु आर यू इन द विनायक, आई सेड आई एम द ओनर ऑफ द विनायक ग्रुप। वो बोल रहे अच्छा आप खुद ही हो? बोले यस आई एम। बोले पहली बार ऐसा देखा है कि बिल्डर खुद अपना नंबर, पर्सनल नंबर हर एक जगह पे छाप रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या होर्डिंग पे हो या वेबसाइट पे हो या कहीं पे हो, हर जगह पे हमने देखा है बिल्डर खुद का नंबर कहीं नहीं देता है, क्योंकि उसको क्या है, टेंशन नहीं चाहिए, कोई भी रैंडम बंदा फोन करे, क्लाइंट फोन करे, नहीं चाहिए उसको। वो बोला मेरे सेल्स मैनेजर को फोन करो, फिर वो वही सॉल्व करेगा। मेरे केस में उल्टा है, I give my personal number because I give my personal name everywhere because I want to create my own brand name. तो मेरा कंपनी का भी ब्रांड नेम बने, मेरा भी ब्रांड नेम बने। आई हैव बोथ विजन्स। वो दोनों तभी हो सकता है जब आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो। मैं 2 बजे भी रात को फोन उठाता हूँ। अगर कई बार क्या होता है, कोई एनआरआई क्लाइंट्स भूल जाता है टाइम डिफरेंस, या तो 12 बजे फोन आ जाता है मुझे रैंडम नंबर से, अमेरिका से, यूएस से, कहीं से भी फोन आ गया रैंडम, कहीं से भी, तो मैं फोन उठाता हूँ 12 बजे भी। आई एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रोडक्ट डिटेल्स। वो तो है सर, सर्विसेज तो नहीं पड़ती। सर्विस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कोई भी सर्विस दो, वंस यू गिव गुड सर्विस, आपका ऑटोमेटिक ब्रांडिंग होगा और आपका ऑटोमेटिक माल बिकेगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपके बारे में, आपने सिविल इंजीनियर किया, फिर Yes. बाद में मास्टर्स किया, राइट, फिर सेल्स में आए, यस। आफ्टर ये डिजिटल क्रिएटर का कैसे आया? क्योंकि तो आपके आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है, ऑलमोस्ट 1 लाख से थोड़ा कम है, बट 90,000 प्लस। वही सो क्योंकि रियल एस्टेट में ऐसे डेवलपर कम है। सो ये स्टार्ट हुआ मेरा 2020 में। उसमें ऐसा था कि 2020 में वी ऑल नो कोरोना आया, कोविड आया था। उसी टाइम पे इंस्टाग्राम के रील फीचर शुरू हुआ। उसके पहले टिकटॉक था, बट टिकटॉक पे क्या था, सब लोग नाच रहे थे, मीम्स बना रहे थे, तो वहां पे कोई इतना वो नहीं था। रील्स के आने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया मार्केट में। लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स केम विथ नॉलेज। जैसे यू नो माय फेवरेट इन्फ्लुएंसर इज फाइनेंस विद शरण। सो दीज आर लाइक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आए, डिफरेंट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आने लगे। तो मुझे भी लगा कि यार आई कैन ऑल्सो शेयर माई नॉलेज, बिकॉज वॉट दे वर डूइंग, 30 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो बनाओ और आप कुछ नॉलेज डाल दो। आई सेड आई ऑल्सो हैव नॉलेज। और मुझे पहले बहुत शर्म आती थी कि अपना वीडियो कैसे दिखाऊं इन पब्लिक में। मेरा इंस्टाग्राम क्लोज प्रोफाइल रहता था सिर्फ फैंस एंड फैमिलीज के लिए। बट एक जन ने बोला कि तेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। तो मैंने पहले 1-2 वीडियो खुद के लिए बनाए, मैंने डाले, लोगों से फीडबैक लिया कैसा लग रहा है वीडियो। बोल रहा है ठीक है पर चलेगा, तू करता जा। सो देन आई मेड अ पेज इन 2021 दिसंबर में। मैंने पेज बनाया, पब्लिक पेज, जहाँ पे मैंने वीडियोस डालना शुरू किए। इनिशियली इट वाज अ स्ट्रगल, पहले 2-3 महीना इट वाज क्वाइट स्ट्रगल। उसके बाद कपल ऑफ रील्स स्टार्टेड गेटिंग वायरल, तो 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज तक पहुंच गई मेरी रील्स। So because of that I got lot of followers and suddenly my follower started from 10,000 से 50,000 से 75,000 से now it is 90,000 plus. So and मुझे काफ़ी सारे DMs आने लगे कि सर I have this sales issue, please help me out. मुझे कमेंट्स आते हैं, आप मेरे वीडियोस पे देखो 50+ कमेंट्स होते हैं कि सर what to do if this is happening, what to do if this is happening. मैं हर एक DM के आंसर देता हूँ, हर एक कमेंट्स का जवाब देता हूँ। So I have started building relationship with my audience. और इसी तरह से मेरा ग्रो हुआ। तो इट स्टार्टेड ऑल विथ वन थॉट कि मुझे अगर मेरे पास भी कुछ नॉलेज है विच इज अ यूनिक नॉलेज, आई कैन मेक अ 30 सेकंड वीडियो एंड पोस्ट इट ऑनलाइन। सो इफ समबडी वांट्स टू बिकम अ डिजिटल क्रिएटर, फर्स्ट फाइंड आउट योर नीश। व्हाट इज योर नीश? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, एक पेज बना दो, 30 सेकंड बोलो और वीडियो अपलोड कर दो, बस बात खत्म।
फॉरगेट अबाउट पीपल जजिंग यू, फॉरगेट अबाउट कि आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं. आजकल क्या है, पीपल वांट टू बिकम वायरल, दैट्स द थिंग. अगर 4 लाइक आ रहे हैं, बोले यार मेरा तो वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने काम करो, ऑटोमेटिकली इफ योर कंटेंट इज गुड, इफ इट इज अ नॉलेजेबल एंड स्टार पीपल, इफ पीपल लाइक, योर अकाउंट विल ग्रो, you will become a digital creator, you will become an influencer. The only thing is good content and consistency. That's the only 2 thing you need to become a digital creator. वो तो सर है कि जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ये डिजिटल क्रिएटर की बात नहीं है, सब में Yes, हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अदर कुछ स्टार्ट करते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम रहती है. consistency you need. जज तो करते हैं पीपल, वो तो करेंगे, देखो जज करने वाले करेंगे. अगर हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखा दिया तो स्टार्टिंग में 3 महीने में तो जज करेंगे, लेकिन वो अगर वायरल हुआ, वो कंटिन्यूसली बनी रही, तो फिर वो रहता And I है. tell you, people who know you, people who are close to you, in the beginning, they will not support you. The people who will support you in the beginning are always the unknown people. ओके. और this is a reality. जब आप कुछ भी शुरू करोगे ना, आपके फ्रेंड्स आपके पैर खींचेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, आपकी रील्स लाइक नहीं करेंगे. क्या नहीं करते? दे डोंट वांट कि वो आपको सिंपल चीज होता है ना कि वो किसी को उगता हुआ नहीं देख सकते हैं. इवन आपके फैमिली वाले आपको फॉलो नहीं करेंगे. अभी द फर्स्ट 100 पीपल हु विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, या पहले जो 1000 लोग होंगे ना आपके फॉलोअर्स में, हाँ, उसमें से 950 लोग आपके नॉन, आपको जो जानते नहीं है वो लोग होंगे. वो लोग होते हैं, वो लोग डीएम और 50 लोग जो आपको फॉलो भी करेंगे ना, दैट इज ओनली आउट ऑफ प्रेशर. तो ये चीज है, फॉरगेट अबाउट दोस पीपल, फॉरगेट अबाउट जजमेंट. अभी जब Just डिजिटल start doing क्रिएटर it. स्टार्ट करते हैं ना, और जब आपके 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे ना, देन दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू, यस, बिकॉज दे जज नाउ कि भाई इतना बड़ा हो गया ये, इसका अकाउंट इतना ग्रो हो गया. नाउ दे विल स्टार्ट कमिंग टू यू एंड विल लाइक, नाउ गिव मी टिप्स एंड दिस एंड दैट एंड हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू डू दैट. In the beginning, they will not trust you. Only unknown people will trust you. So forget about your family, friends, and who is going to judge you. Just keep doing it and start and consistently doing it. मेरे को जब भी वो सब भेजते हैं ना, ये साला जलता है मजनू में, वही डाल देता हूँ उसको. That is the reality of the world. I mean, that is a true reality of the world. उसमें कोई वो नहीं, सब every digital creator knows. कोई भी बंदा जो आगे बढ़ रहा है उसको पता है ये चीज. तो सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. हमने सीखा सर सेल्स क्या क्या पॉइंट्स है, कम्युनिकेशन, लोग कैसे करें, ग्रूमिंग कैसे करें, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मेजर सेल्स के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट से लेके हमने जाना कि सर्विसेज लास्ट, एंड डिजिटल क्रिएटर की भी बात की. तो सर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, बिकॉज आई लव डूइंग दिस काइंड ऑफ चैट्स, स्पेशली ऑन रियल एस्टेट हो गया, सेल्स हो गया, डिजिटल क्रिएशन हो गया. बिकॉज सी माई सोल पर्पस फॉर डूइंग ऑल दिस वीडियो मेकिंग या पॉडकास्ट या वीडियोज, बिकॉज मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्प्रेड द एजुकेशन नॉलेज विच आई हैव टू अदर पीपल. आज मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा उससे इंप्रेस होके कुछ सीखेगा और वो अपने फील्ड में आगे बढ़ेगा. वो चीज जो 2 साल में सीखने वाला है, वो शायद मेरे 2-3 वीडियो या 20 वीडियो देख के सीख जाएगा. तो उसकी लाइफ में जो 2 साल का स्ट्रगल है ना, वो कम हो जाएगा. दैट्स माई गोल. And thank you very much for having me. Thank you for Property Panda for having me here on this podcast. And it was an amazing journey and I love this talk. Thank you very much. Thank you so much, sir.